ठीक है, ऐसा माइक। मैं सबसे पहले पाकिस्तान अवामी तहरीक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तंजीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने बड़ी एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। और पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से जनाब फैसल रफ़ीक साहब को और नूरी साहब को वेलकम करता हूँ। और मेरी फैमिली है ये पाकिस्तान अवामी तहरीक, बाकी फैमिली के लोग हैं, आप भी फैमिली में शामिल हैं क्योंकि आप तशरीफ़ लाए हमारी दावत पे। पाकिस्तान अवामी तहरीक जिस तरह आप सब जानते हैं कि 25 मई 1989 को मोची दरवाज़ा लाहौर पे इसकी बुनियाद रखी गई। और ये एक तारीख़ है और तारीख़ का हिस्सा बन गया कि उस दिन की अगर आप हम लोगों को ये बताएं कि लीडर क्या होता है। भाई पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तानियों को हमारी बदकिस्मती है कि आज तक इल्ला माशाअल्लाह सब कोई मदारी मिला, कोई किस रूप में मिला, इस कौम और मुल्क में धोखे होते रहे और अब भी हो रहे हैं। तो उनमें ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने 32 साल पहले फर्स्ट डे जिस दिन इस पाकिस्तान अवामी तहरीक की बुनियाद रखी, उस दिन क्या कहा था, आज हालात और वाक़यात ने साबित कर दिया कि मर्द कलंदर ने सही बात की थी। उस वक़्त हमारे लीडर ने यह कहा था कि ये सरमायादाराना, जागीरदाराना और ये जालमाना निज़ाम इस मुल्क के लिए किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अब हमारी जदोजहद किसी पर्सनल बंदे के ख़िलाफ़, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, हमारी जदोजहद इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है। भाई कहते हैं कि निज़ाम क्या है। भाई ये निज़ाम वो निज़ाम है कि जिस भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, जैसे नूरी साहब ने अभी बात की या अदलिया की, मैंने उस दिन अपनी बात में कहा था, कुछ साथियों को, बच्चों को बताया था कि तारीख़ क्या है। और इस मुल्क ने, जैसे मैंने कहा था ना कि रंगीले ने एक दिन कहा था कि वो तो तफरी के अंदाज में उसने कहा था कि जनाब अगर मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहूँ या सदर पाकिस्तान बनना चाहूँ तो मैं बन सकता हूँ, लेकिन सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर रंगीला बनना चाहें तो वो नहीं बन सकते। अब वो रंगीले को कहाँ जाके उसकी कब्र पे खड़े होकर बताएं कि इस कौम ने 70 साल में कैसे कैसे रंगीलों को भुगता है। ये अफसोस का मकाम है। ये अभी इन्होंने वो बात की नूरी साहब ने, भाई ये एक जो सुप्रीम कोर्ट बार के मुनीर मलिक साहब की मैं बात ज़िम्नन अर्ज़ करना चाहता हूँ। किसी महफिल में बैठे थे तो कुछ दोस्तों के केस थे, तो उन्होंने कहा कि उससे पूछा कि भाई डीबी डबल बेंच कौन सा है आजकल नैब का। तो उसने, मेरे दोस्त ने कहा कि ये काजी साहब को पता है कि कौन सा है, क्योंकि हम भी उस वक़्त फेस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी, मैंने उनको बताया, मुनीर मलिक साहब ने पूछा भाई काजी साहब बताएं कौन सा है। मैंने कहा दूसरे का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अली मोहम्मद शेख साहब वो हैं। तो मुनीर मलिक ने कहा कि उस साले को तो अपना नाम नहीं लिखना आता। तो मैंने वहाँ, काफ़ी दोस्त बैठे थे, मुनीर मलिक साहब को मैंने ये कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मैंने पढ़ा, और मैंने कहा आपकी बात से तो मैं खौफज़दा हो गया हूँ कि हम जो उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, आपकी इस बात से तो हम, अल्लाह भी हमारा निगहबान है, हमारा क्या बनेगा, जिनके केस उनके पास है। तो ये सूरत हाल बहुत अफसोसनाक बात है। ये सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट मुनीर मलिक, उनके ऊपर भी बहस की जा सकती है कि मैंने उस दिन, ये हमारे आलम बादशाह एडवोकेट बैठे हैं, ये विटनेस है, मैंने कहा था कि हर जगह माफियाज हैं, हर जिधर चले जाएं, कस्टम में चले जाएं वहाँ माफिया, जजेस में चले जाएं वहाँ माफिया। मैं इसका विटनेस हूँ कि हाई कोर्ट के जजेस ने फैसले लिख के फाड़ दिए, अनाउंस करके
अगले दिन जनाब उनको फुटियाँ मिली, पैसे मिले और उन्होंने फैसले जनाब वो जो किसी के हक में थे उनके खिलाफ कर दिया। और कोई पूछने वाला नहीं इस मुल्क के अंदर। तो कोई ऐसी आवाज़ तो थी 32 साल पहले जिसने कहा कि भाई ऐसे निज़ाम को इंशाल्लाह मलिया मेट करेंगे। हम किस लिए कहते हैं कि ये निज़ाम तब्दील होना चाहिए? ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा। भाई उसने हसन निसार ने कहा था ना कि भाई अगर कीमे की मशीन में खंजीर का गोश्त डालोगे तो कीमा जो निकलेगा तो वो खंजीर के गोश्त का निकलेगा। बिला शुबा बिला तशबीह ये बात वही है, कड़वी बातें हैं लेकिन बात सच है। कहते हैं ना बात सच है मगर बात है रुसवाई की। परवीन शाकिर ने ऐसे तो नहीं कहा था। तो ये कौन सा इंसाफ है कि एक मुर्गी चोरी के ऊपर या धनिए की ये रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट से, धनिया जिसने चोरी किया था 10 रुपए का या 20 रुपए का, सुप्रीम कोर्ट से जाके 5 साल पहले उसको 8-10 साल के बाद उसको बाइज्जत बरी किए गए। तो कौन सी इज्जत रहेगी 10 साल में उस बेचारे की? और यहाँ खरबों खा गए। भाई डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने तो 2014 के धरने में आपको बताया, पूरी कौम को बताया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते हैं, कैसे वो बीबियां ब्रीफ केस लेके जाती हैं और फिर उसको पकड़ने वाला वो कस्टम अफसर जो डट गया, जो आनेस्ट था, फिर रातों रात उसका कैसे मर्डर हो जाता है। कभी किसी ने जिक्र सुना आज तक उसका? कोई नहीं सुना, क्योंकि जिक्र करने वाले हम लोग तो करते हैं, चंद लोग हैं जो इस माशरे के अंदर हक की बात और सच की बात करते हैं और जो जुर्रत रखते हैं। वो इसलिए जुर्रत रखते हैं हम कि हमारा लीडर जो है वो जो नारे लगाते हैं ना हम के जुर्रत हो बहादुरी, ताहिरुल कादरी। ताहिरुल कादरी साहब को बड़े बड़े लोगों के सामने, ये नवाज शरीफ को, इसके बाप को, ये शहबाज शरीफ को, मैंने अपनी गुनहगार आंखों में ताहिरुल कादरी के पीछे चलते चलते देखा जब ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का हुआ करता था। और वो कहते थे कि जी ये इमाम मेहंदी तो नहीं का ज़हूर हो गया आपकी शक्ल में? तो मेरे कायद ने कहा कि तौबा इस्तग़फ़ार करो, इमाम मेहंदी के ज़हूर की ये निशानियाँ हैं। जो काउंसलर लेवल का बंदा था, या चलो बहुत अगर तीर मारते तो MPA बन जाता, वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म और लीडर ऐसे VM। देखो वो जो दूसरा अपने आप को खादम आला, हमारी कौम भी बड़ी सादा है, वो भाई खादम भी कभी आला हुआ करता है। ओ खादम और कहे कि मैं खादम आला हूँ। ड्रामाबाज, शोबाज, नाम सही रखा उन्होंने शहबाज शरीफ का। वो लॉन्ग बूट पहन के बारिश में चले जाना, फ़ोटो बनवाना। कहते हैं जी वज़ीर आज़म साहब ने या वज़ीर आला साहब ने या फ़लाँ लीडर ने अचानक दौरा किया बग़ैर प्रोटोकॉल के। वो मूवियाँ जो बन रही होती हैं TV चैनल पे सब चल रही होती हैं, वो कैसे आ जाती हैं? अगर वो प्रोटोकॉल के बगैर गए हैं तो उनकी मूवियाँ कैसे बन रही हैं और शाम को TV पे चल रही हैं? ये सारा फ्रॉड है। इस फ्रॉड के सिस्टम को फिर नवाज शरीफ और बीबी मरियम साहिबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सज़ा याफ्ता मुजरिम है, मुलज़म नहीं है, मुजरिम है। उनको सज़ा हो चुकी है। दुनिया की किसी तारीख के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं है कोई मुजरम हो और वो जेल के अंदर हो और उसको जनाब वहाँ रातों रात और दिन दहाड़े बाहर भेज दिया जाए इलाज के लिए। ये सारा फ्रॉड है। तो इस फ्रॉड को अगर कोई निशानदेही करता है, देखें ना, इस पाकिस्तान अवामी तहरीक और डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी वो वाहिद हस्ती है और ये वाहिद जमात है जिसने इस निज़ाम को ललकारा है। और उसको ललकारने का नतीजा था कि सानिया मॉडल टाउन बर्पा किया जाता है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर रियासती दहशत गर्दी के नतीजे में और गुंडागर्दी के नतीजे में दर्जनों चैनलों के सामने 14 आदमी, 2 ख़वातीन समेत, उनको शहीद कर दिया जाता है। और अदालतें कहती हैं कि जी एविडेंसेस कहाँ हैं। और आप सुन के, आपने जिन लोगों ने ब्रीफिंग सुनी है उस हमारे जो मुद्दई है उसको
अदालत के अंदर जब वो गवाही दे रहा था, वो बता रहा था कि फ़लाँ एसपी ने हमारे फ़लाँ आदमी के ऊपर गोली चलाई, फ़लाँ SHO ने फ़लाँ के ऊपर गोली चलाई। तो जब 5-7 नाम लिए उसने, फ़लाँ इंस्पेक्टर ने, फ़लाँ DSP ने ये किया, तो जो उनका सरकार का यानी नवाज शरीफ साहब का वकील था, क्योंकि इक़्तिदार उनका था, तो वो जाके उसने उनकी जेबें टटोली कि भाई ये, जज ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं देख रहा हूँ कि ये 4 साल हो गए, गुजर गए हैं इस वाक़े को, और ये बता रहा है कि फ़लाँ DSP ने फ़लाँ को गोली मारी और फ़लाँ जगह गोली लगी हमारे आदमी को। तो वो उसको जज ने डांटा कि भाई अल्लाह के बंदे, और कोई वो समझ रहा था कि टेप रिकॉर्ड लगा हुआ है और ये आगे बयान कर रहा है और ये बात हो रही है। तो मकसद कहने का ये है कि जिनके यहाँ सच होता है वो किसी से घबराते नहीं। और आप ये देखें कि हमारे जो वो 14 लोग थे, वो कोई सरमायादार तो नहीं थे, जागीरदार नहीं थे, वो कमिटेड वर्कर थे पाकिस्तान अवामी तहरीक के। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जैसे वर्कर किसी जमात के पास नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि 100 आदमियों को गोली लगे और ये रिपोर्ट्स है और ये एक वो चीज़ सब कुछ सामने है, यानी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि किसी आदमी को भी पीछे से भागते हुए कोई गोली किसी ने नहीं खाई। जितने लोगों को गोलियां लगी हैं वो सब सामने से लगी। ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा है और ऐसी मिसालें नहीं मिलती। तो भाई इसलिए कहते हैं कि ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा, ये निज़ाम किसी को इंसाफ नहीं दे पा रहा, ये निज़ाम किसी भूखे को खाना नहीं खिला रहा, न दे सकता है, किसी बेघर को छत नहीं मुहैया कर सकता। तो ये कैसा पाकिस्तान है? क्या इसलिए पाकिस्तान बनाया था कायदे आज़म ने? भाई नहीं, कतन नहीं। पाकिस्तान बना इसलिए था कि हर आदमी को इक्वल मौके मिले, अपॉर्चुनिटी हो हर बंदे के पास। तो ये कहने का मकसद ये है कि एक जदोजहद है और ये कोई तमाशा नहीं है, हक की बात करना, सच की बात करना। और इल्ला माशाअल्लाह जो पार्लियामेंट का हाल है वो आप सबके सामने है। पहले क्या था? वो कहते थे जी आप पार्लियामेंट गैर फ़ाल है। अब इस वक्त क्या हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर? पीपल्स पार्टी के दौर में क्या होता रहा? यही लोग हैं अज़ल से जो फरेब दे रहे हैं, कभी पहन कर नकाबे, कभी ओढ़ कर लिबादा। डॉक्टर तारुल कादरी ने सिर्फ ये किया है कि इनके चेहरों से वो जो मकरू नकाबें थी वो उतारी हैं। ये वो लोग हैं, तरीका बताया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से करते थे, यानी ये मीडिया के सामने बताया और ऐसी ऐसी बातें बताई। वो एक रिकॉर्ड है, हिस्सा है इसका। तो गुजारिश ये है कि हमें किसी, जैसे रौ कामरान ने कहा कि भाई किसी से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। भाई हमारी, चलो जी दुकानें सजी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, हमारी भी एक दुकान है पाकिस्तान अवामी तहरीक के नाम से। इस दुकान में है क्या? यहाँ सच का सौदा है, यहाँ नाप तोल में गड़बड़ नहीं की जाती। ये है हमारा सौदा, ये है। किसी को कबूल है तो आ जाए, नहीं है तो हमारे हक में दुआ करें। हमारा अज़्म पहम है कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं, बिल आखिर इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला इनकलाब आएगा और उसकी नवीद जैसे डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी ने 32 साल पहले दी थी, इंशाअल्लाह ताला वही डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को लेके आगे चलेगा, अक़वाम आलम में एक बाइज़्ज़त मकाम दिलाएगा। दोस्तान मोहतरम, मैंने GDA जब बनी तो हमारे कायद उसके प्रेसिडेंट थे और 2 दफ़ा की प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, और सिवाय जमात इस्लामी के और नवाज शरीफ चूँकि प्राइम मिनिस्टर था, इनके बाकी सारी जमातें उस GDA का हिस्सा थी। तो मैं भी उसका विटनेस हूँ। बिलावल हाउस में मीटिंग हो रही है
बीबी ने ये समझा था कि भाई ये मुफ्ती मौलाना फजल रहमान जैसे होंगे, डॉक्टर तारुल कादरी भी, या शाह अहमद नूरानी जैसे होंगे। जब और नवाबजादा नसरुल्लाह वहाँ बैठा हुआ है, असफंद यार वली बैठा हुआ है, पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत बैठी हुई है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो सारे, और जो उनकी मीटिंग को 8 घंटे चली वो पहले दिन, उस मीटिंग में जब वो बातें हुई मैंने पहली दफ़ा सुनी थी, और इस क़यादत को सारी को मैंने पहली दफ़ा देखा था बराह रास्त। वैसे तो इनके मुतालिक मैं जानता हूँ कि इनके आपस में क्या रिश्तेदारियाँ हैं, चंद लोग हैं जो इससे अस्तना है जिनको, वरना ये आप अगर इनकी रिसर्च करें, जो पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, फौजी हैं, इनके आपस में इस तरीके से रिश्तेदारियाँ हैं। कोई किसी के यहाँ ब्याही हुई है, किसी की भतीजी है, उसकी बीवी है, किसी का भांजा उसके अंदर है, किसी का भतीजा उसके अंदर है। ये सारा गठजोड़ है इनका, चंद लोगों को छोड़ के। तो ये कैसे है इनका? तो बहरहाल मैं वो बात कर रहा था, जब शाम हुई तो हम जब मीटिंग से बाहर निकले, नवाबजादा नसरुल्लाह 2 दफ़ा वॉकआउट किया उसने, और बड़ी मुश्किल से डॉक्टर तारुल कादरी साहब और बेनज़ीर साहब उनको मना के लाई, उन पार्टी के सरबराहान के, और मैं नाम नहीं लेता। उसमें बाद में हमें पता चला भी ये 2 पार्टियां जो थी ना, ये एक पजेरों में आते हैं फलां मुफ्ती साहब, बॉडी गार्ड साथ होते हैं उनके, पता चला ये पीपल पार्टी के पे रोल के ऊपर है। वो उन्होंने जो मतलब पीपल पार्टी ने कहना उन्होंने हाँ करनी है, हमारे साथ अगर कोई हो तो हमारी अमीन कहेगा। तो मकसद कहने का ये है कि मैं हैरान हुआ कि भाई ये हमारा मुल्क चल कैसे रहा है। ये वो क़यादत है जो इस मुल्क की हुक्मरान है, रही है या है। तो ये सारे खोखले लोग हैं। और जब वो एक टीवी वाले ने डॉक्टर तारुल कादरी साहब से अंग्रेज़ी में सवाल कर दिया, उसने समझा मौलवी साहब, वो मौलाना समझते हैं ना कि भाई ये क्या, आप यकीन करें मैं सिर्फ बेनज़ीर के चेहरे को देख रहा था। जब डॉक्टर तारुल कादरी साहब स्टार्ट हुए उसका जवाब देने के लिए, तो बस ही नहीं हो रही थी, और वो हैरान थी कि भाई ये वही कैसे कैसे अल्फाज अंग्रेज़ी के बोल रहा है जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हुई ने भी शायद पहली दफ़ा सुने हो। ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह की देन है और जुर्रत की बात है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, 2 दफ़ा की वज़ीर आज़म, वो उन्होंने 35 साल से 40 साल से इक़्तिदार में हैं। भाई कोई तो पूछे कि भाई आपने अब मौका मिलेगा तो करेंगे, वो 35 साल आपने क्या किया है इस मुल्क के साथ, इस सूबे के साथ, इस शहर के साथ, कराची के साथ क्या किया है। और मादरत के साथ कराची का मैंडेट जिनके पास था उन्होंने भी इस शहर के साथ वफा नहीं की, वो भी खौफजदा ही रहे और डरते रहे और एक दूसरे की टांगें खींचते रहे, और जुर्रत के साथ जो लोगों को सुकून देना था, उन्होंने इस शहर को 50 साल या 100 साल पीछे कर दिया। जिन लोगों की लोग मिसालें देते थे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनका होल्ड था, जो कलम के लखारी थे, हाँ जी, जो एजुकेटेड लोग जिनके मुतल्लिक़ कहा जाता था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जनाब टीटियाँ दे दी और उनका सत्यानाश कर दिया। ये सच बात है। अब सच सुनना भी मुश्किल काम है और कहना भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सच यही है, जिस दिन पाकिस्तान के अंदर सच बोला जाएगा, जिस मेरिट का क्या हाल है आप ये देखें। वो जो एक काला कानून यहाँ पे नाफिज है, वो था 10 साल के लिए या 15 साल के लिए एक्सटेंशन, कौन लोग देते रहे उसके, मोहर लगाते रहे उसके ऊपर असम्बलियों के अंदर, कोटा सिस्टम। तो कोटा सिस्टम का क्या हुआ, बड़ा गर्क हो गया। जो मेरिट वाले लोग थे वो कहाँ हैं आज, तो मेरिट तो कोई नहीं है। तो ये जो मेरिट की बात करता है और इंसाफ दिलाने की बात करता है, तो ये कौन है, ये सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह, यानी हम कहते थे, नारे लगाते थे कि जवानियाँ लौटाएंगे और इनकलाब लाएंगे, तो मैं कहता था अपने कराची के दोस्तों को कि यार जवानियाँ तो बहुत दूर की बात है, काम की बात करो। काम तो हम कम करते हैं और जवानियाँ लौटाने की बात करते हैं। लेकिन फिर चश्मे फलक ने ये देखा, ज़मीन और आसमान इसके गवाह हो गए, जो सानिया मॉडल बपा, सानिया मॉडल टाउन बपा हुआ कि भाई ये वो लोग हैं जो दीवाने लोग हैं, पुष्ट पे गोली नहीं खाई है, सामने खाई है।
और वो दो जो हमारी बहनों ने अपनी जान का नजराना दे के ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जैसे कमिटेड वर्कर किसी के पास नहीं है। आप सबका जो अभी हमारे दोस्त आए, आपको भी वेलकम करते हैं और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की इस काविश को, पुरवकार तकरीब को आपने रौनक बख्शी और हमारी इज़्ज़त अफजाई फरमाई। बहुत शुक्रिया।